तो यो गाइस, मेरा आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या। तो वो रिएक्शन जो किसी एक सिंगल रिएक्टेंट के द्वारा परफॉर्म होता है और वो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद चाहे उसको हीट दे करके चाहे किसी और मेथड द्वारा उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की तो मैं बोल सकता हूँ कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना इज़ द रिएक्शन इन विच while heating any reactant it decomposes into many simpler products is called decomposition reaction। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी किताब में दिया होगा कि एक फेरस सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, FeSO4। जब हम इसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बनता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आयरन का जो वैलेंसी होता है ना वो 2 होता है और 3 होता है। 2 और 3 वैलेंसी दोनों होता है। जब भी आयरन का वैलेंसी 2 होगा तब उसको फेरस बोलते हैं और जब भी आयरन का वैलेंसी 3 होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं। इन द सेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FeSO4 लिखा हुआ है। SO4 यानी सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है और आयरन के बीच यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2 है, इसलिए उसको फेरस कहा गया है। और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। अब देखिए यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 3 है क्योंकि हमें पता ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसका मतलब ये आयरन मतलब ये ऑक्सीजन 6 मतलब तीनों को मिला करके वैलेंसी 6 होगा और यहाँ पे 2 ही आयरन, इसका मतलब एक आयरन का वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो जब भी आयरन का वैलेंसी 2 हो तो उसको फेरस सल्फेट बोलेंगे और जब भी आयरन का वैलेंसी 3 हो तो उसको फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरिक बोलेंगे, ठीक है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वो टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमने एब्जॉर्ब किया है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है सिंपल प्रोडक्ट्स में और इस रिएक्शन को हम लोग डिपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स दिस प्रोसेस कॉल्ड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हुआ है क्या है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल इसका फार्मूला FeSO4.7H2O, मतलब इन द सेंस अगर 7H2 यहाँ पे क्या कर रहा है समझाना चाह रहा, देखिए मान के चलिए आपके पास FeSO4 सल्फेट का 1 मोल प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल 1 मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट है। तो FeSO4 के 1 मॉलिक्यूल के अंदर वाटर का 7H2O मोल जो होता है मॉलिक्यूल होता है वो छुपा हुआ होता है। अगर आप इसको बिना पानी डाले ही हीट कीजिएगा ना तो इसमें जो वाटर है ना वो वाटर वेपर्स के रूप में वेपराइज्ड हो जाएगा। अगर जिस तरीके से अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डाला गया है। जब इसे हम लोग बर्नर के द्वारा जब इसे हीट करते हैं तो इसके अंदर से ना वेफ्टिंग गैस निकलता है, मतलब वो जो है ना वो जो वाटर्स है वो एज ए वाटर वेपर्स के रूप में यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो फेरस सल्फेट का द्वारा बना हुआ, क्योंकि उसी में था ये। तो होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट है इसका फार्मूला FeSO4.7H2O और जब ये जो हीट करते हैं तो ये वाटर लूज करता है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो इसका जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है, जिस चलते ये डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। और यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है वो एक सॉलिड है और SO2 और SO3 दोनों गैस है, ठीक है। तो ये था फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके बुक में एक और का दिया हुआ है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और जब इसको हीट करते तो क्विक लाइम बनाता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको पता है CaO और एक और होता है स्लेक लाइम, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस और इसमें CO2 बनता है। तो ये भी किसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये कैल्शियम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड से क्विक लाइम जिसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं, चूना जो बनाते हैं, ये सब बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है ना। और इसका यूज़ सीमेंट बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एक और
दूसरा यहाँ पे अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिपोजिशन रिएक्शन इज गिवन एक्टिविटी 1.6। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में एक लेड नाइट्रेट लिया गया है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको थर्मल क्यों बोला, थर्मल जिसमें कोई भी रिएक्शन हीट देते हैं तो उसको थर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, तो जब इसको हीट करते थे PbO और NO2 और O2 दोनों अलग होके डिकम्पोज होके अलग निकल रहे हैं, तो ये भी एक डिपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। याद कीजिए अपने क्लास 8 में पढ़ा था एक एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था, जिसको विलियम निकोल्सन ने 1800 में दिया था। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें ये था। और उसमें भी सेम चीज़ था, वाटर को हीट करके वाटर को अलग किया गया था, कैथोड और एनोड पर अलग अलग कर दिया था। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चीज़ हमने देखा था। अभी जो है हम इसमें एक और इसी में देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप पूछता। तो एक्टिविटी 1.7 है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बिना पढ़े। एक एक्टिविटी, एक जार में 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है ग्रेफाइट, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्रेफाइट रॉड डाल करके पानी डाल करके छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 6 वोल्ट का बैटरी है जिसमें एनोड है और कैथोड है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हमको पता है बीच में एक स्विच है। तो जब बिजली पास कराया जा रहा है, ध्यान दीजिए, जब बिजली पास कराया जा रहा है तो वाटर तो टूटेगा, हाइड्रोजन अलग होगा, उसको हीट करेंगे तो वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। और वाटर के मॉलिक्यूल में ना हाइड्रोजन की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। आप सुने होंगे H2O, तो H2 2 है H2 और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, दुगुना है ऑक्सीजन से। तो होगा क्या कि एनोड जो पॉजिटिव चार्ज जो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन चिपकेगा, ठीक है। और कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है उस पर हाइड्रोजन जाके चिपकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज है। और हाइड्रोजन की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऑक्सीजन से दुगुना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैथोड पर क्या चिपका हुआ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है जहाँ पे निकला है वो ज़्यादा निकला क्योंकि ऑक्सीजन से वो डबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर एनोड तरफ टेस्ट ट्यूब जो आपका A है, यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड में जो ऑक्सीजन निकला है वो कम निकला है। तो ये एक्टिविटी ऐसा क्यों हुआ है आपको बता देगा, डायग्राम दे देगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब से पूछ देगा क्वेश्चन में कि वाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस लेस एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस मोर देन ऑक्सीजन, है ना, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। और तुम सी भी पूछते हैं कि हाइड्रोजन क्यों कैथोड में जाके जुड़ा और ऑक्सीजन क्यों एनोड में जाके जुड़ा, क्यों एनोड की तरफ से निकल रहा, तो हमसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड का, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग होता है। ये भी डिपोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो जाता, मतलब अलग अलग हो जाता है। जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे रंग का, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर हो जाता है वो ग्रे होता है, ठीक है। और डिपोजिशन रिएक्शन के चलते यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे सनलाइट के यहाँ पर, तो आपको ये हो गया। अब हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्लास से मैंने आपको एक रिएक्शन के बारे में बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद होगा। और उसमें उस दौरान मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बताया था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन द्वारा जब प्रोडक्ट बनाया जाता है रिएक्टेंट द्वारा, तो उसमें हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक में, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो, भले रिएक्शन के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो जिसमें हीट निकलता हो एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करता हो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं मैंने, जो हीट एब्जॉर्ब करता हो एंडोथर्मिक, जो हीट रिलीज करता हो वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, स्लेक लाइम यूज होता है, जैसे क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वोल्ट वाइज, ठीक है। और तो उसका फॉर्मूला लिखना है, सब्सटेंस कौन सा है, वो स्लेक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला CaOH वोल्ट वाइज, मैंने आपको बता दिया। फिर कह रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन, है ना, सब्सटेंस X इन इन्वॉल्व 1, मतलब इस पहला क्वेश्चन में दिया होगा उसको इन वाटर के साथ करना है।
तो जब ये भी वाटर के साथ ये रिएक्शन होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया होगा, देखिए ये सुनिए ये तो मतलब हाँ, पहले का आंसर हो जाएगा क्विक सॉरी मिस्टेक हो गया था, पहले का आंसर हो जाएगा क्विक, ठीक है। और जब क्विक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक लाइम बनता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। और इसी सब्सटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए वाइट वॉशिंग। जब ये वाइट वॉशिंग करता है तो जब इसको दीवार पर लगाया जाता है तो कुछ समय बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आप लोग तो समझदार नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 एंड डबल अमाउंट ऑफ, हाँ कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब 1.7 जो हमें एक्टिविटी हमने देखा था ये वाला, इसमें जो एक गैस है वो एक टेस्ट ट्यूब 1 में कम क्यू है और टेस्ट ट्यूब में उसका डबल क्यू है। मैंने समझा चुका, आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा तो पहले जिसमें हमने डिस्कशन किया था। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए ना आपको ना एक सीरीज़ होता है उसको समझना पड़ेगा, इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, और ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। तो आपको मैं बस इतना समझा देता हूँ कि आप वो वाला पेज खोल के देख सकते हो एक बार, ऐसे मुझे याद तो है लेकिन आपको बता देता हूँ। उसका एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों ठहरी आएगी और पीटेगी। केदार से सोडियम, नाथ से केदार के से पोटाशियम, नाथ से सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al है ना, एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, फीके Fe आयरन, पकाता Pb लेड है, पकाता है हाइड्रोजन, क्यूट Cu कॉपर, हरी आएगी Hg मरकरी, आएगी Ag सिल्वर और Au गोल्ड, और पीटेगी Pt यानी प्लेटिनम। तो ये हो गया। तो सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर है पोटाशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर आयरन, पकाता Pb लेड, फिर है हाइड्रोजन है ना, फिर क्यूट Cu हरी, Hg मरकरी, आएगी Ag सिल्वर और पीटेगी यानी Ag Au और Pt गोल्डन सिल्वर और गोल्डन प्लैटिनम। तो ये था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी लिया गया है जिसमें एक सोल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। किसका सोल्यूशन दिया है? कॉपर सल्फेट का। और यहाँ पे बीच में 2 आयरन नेल्स लटका दिए गए हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग जब हमने इसमें लिखा है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दम विथ रबिंग एंड सैंड पेपर, सैंड पेपर से आपको रब करके उसको साफ करना है। फिर टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी, जिसमें इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, ठीक है। मैंने डाल दिया, CuSO4 डाल दिया मैंने। उसके बाद आपको 2 आयरन नेल थ्रेड से लटका करके केयरफुली टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है, ठीक है। कितना मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। जब आप 20 मिनट बाद उस आयरन को निकालोगे तो आप देखोगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें हुआ क्या होगा। कंपेयर दी ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। आपको बोल रहा है कि किस में मतलब कलर में चेंज हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं, आपको वो देखना है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो टेस्ट ट्यूब ए में आपको 3 लेना था, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो इसमें हुआ क्या होगा कि ये जो आयरन है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है आयरन, क्योंकि कॉपर तो नीचे था, रिएक्टिविटी सीरीज को जस्ट बताया, तो वो आयरन को कॉपर को रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बनाएगा। अब टेस्ट ट्यूब जो हमने बी लिया था, बी में हमने मतलब कितने आयरन नील्स डाले थे? 2 आयरन नील डाल दिए आप, ठीक है। 2 ही लेना था, देखिए आपके साथ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 आयरन नील होगा, ठीक है। एक में आपको नहीं डालना था। तो मान लो कि आपने जो है टेस्ट ट्यूब बी में आपने दोनों डाला था, तो बी में आयरन डाला, तो आयरन क्या है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को वो अलग डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और SO4 को खुद पकड़ लिया, तो क्योंकि कॉपर के साथ रहने से कलर तो ब्लू था, तो उसका रंग फीका हो जाए क्योंकि आयरन कॉपर का जगह ले लिया। और टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक भी कॉपर जो आयरन नेल है वो नहीं डाला, जिस चलते कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो उसी तरीके से रिमेन सेम रह गया, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी कह रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आयरन जो है वो दूसरे एलिमेंट यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर सल्फेट से खुद ही आयरन सल्फेट बन गया
और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a more reactive element displace the less reactive element and get its ion। मतलब ऐसा फिर उसका आयन था, उसको खींच लिया उसने, कहा कि चल तो निकल कॉपर, यहाँ से तेरा कोई जरूरत काम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। और यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है Zn प्लस USFO। तो Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए Zn SO4 को ले लेता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता PbCuCl2। तो Pb जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं केदारनाथ का मालिया लो जरा फीके पकाता है, क्यूट Cu नीचे है, Pb ऊपर है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद ले लेगा Cl2 को, मतलब क्लोरीन को ले लेगा और लेड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन और देखते हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो जितने भी जैसे कि दो प्रकार के एलिमेंट होंगे वो अपना आयन के साथ रहेंगे, तो दोनों एलिमेंट्स अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बना हुआ है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड बना हुआ है। तब होता है क्या है कि सोडियम जो है Cl2 को ले लेगा और जो Ba है वो SO4 को ले लेगा। और यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे Na2 लगा हुआ है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो एक सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और SO4 2 लेगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सोडियम अपना एक और दोस्त बुला लेता है, तो 2 सोडियम आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और SO4 दोनों ले लेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। और Ba का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन 1 लेगा, इसलिए क्लोरीन अपना एक और दोस्त बुला लेगा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने के लिए। तो यहाँ पे ये था। अब क्या होगा कि BaSO4, क्योंकि Ba का वैलेंसी 2, SO4 का वैलेंसी 2, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो Na2SO4 है इसमें दोनों का वैलेंसी 1-1 है, तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 2 था, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस जो है मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग एक और रिएक्शन के नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसका नाम है BaSO4 और ठीक है, और एक बन रहा है NaCl, ठीक है, इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बस इसमें इतना ही था, तो ये पार्ट को बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये चैप्टर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के वीडियो के साथ। तो जय हिंद।